Good morning, class. Today we are going to do the fifth chapter of your textbook Honeysuckle. Chapter is A Different Kind of School, written by E.V. Lucas. So here in this chapter, E.V. Lucas is the narrator also. He is narrating the story. So let's begin. Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. So here few words are given and you all have to find out the meaning of the given words. So this is the first activity for you. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. Okay, as the title is A Different Kind of School. So here in the picture, after looking at the picture, just guess how this school is different from the other schools. यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसे देख के आपको ये गेस करना है कि ये जो स्कूल है वो बाकी के स्कूलों से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ टाइटल ही है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक स्कूल जो अलग तरीके का है. सो लेट्स फाइंड आउट आफ्टर द रीडिंग द चैप्टर दैट किस तरह से ये स्कूल डिफरेंट है, हाउ द स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. Okay, so यहाँ पे जो narrator हैं वो क्या कह रहे हैं कि he had heard a great deal about Miss Bean. A great deal मतलब a lot of, बहुत सी बातें उन्होंने, narrator कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सुन रखा था मिस बीन के स्कूल के बारे में, बट उन्हें लास्ट वीक ही चांस मिला स्कूल में विज़िट करने का, जाने का. उसके पहले वो स्कूल में कभी भी नहीं गए थे. When I arrived there was no one in sight. जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया. Only a little girl, only a girl about 12. उनकी आंखों के सामने उन्हें सिर्फ एक लड़की दिखाई दी जिसका एज जो था वो अबाउट 12 ईयर्स का था, वो लगभग 12 साल की थी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. बैंडेज मीन्स पट्टी. यहाँ इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे जो गर्ल है उसकी आइज़ जो है वो कवर्ड है विद अ बैंडेज. सो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. और उससे 4 year छोटा यंग लड़का था जो उसे लीड करते हुए बिल्कुल केयरफुली फूलों की क्यारियों के बीच से होता हुआ ले जा रहा था, बिल्कुल केयरफुली, सावधानी से. मीन्स ये बॉय उसकी हेल्प कर रहा था और ये जो बॉय है वो उस गर्ल से 4 years छोटा है, यंग है. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो सडनली रुकी और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो उस बॉय से पूछ रही है, उस लड़के से पूछ रही है मेरे बारे में. मीन्स वो ये पूछ रही है कि कौन आया, उसे मेरे आने की आहट हुई. सो वो रुक गई और उसने उस बॉय से, उस लड़के से पूछा कि कौन आया है. वो जानना चाहती थी कि वहाँ पे कौन है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. देन दे पास्ड ऑन. और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो बॉय था वो उस गर्ल को मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, मेरे बारे में बता रहा था. और फिर वो लोग आगे बढ़ गए. मिस बीन वॉज ऑल that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. जब वो मिस बीन से मिले तो उन्होंने जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी सुन रखा था, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उनकी उम्मीद थी, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, वैसे ही वो एक मिडिल एज की, अधेड़ उम्र की थी, वो मिडिल एज थी, काफ़ी ज़्यादा. फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब होती है प्रभावशाली, ठीक है, फुल ऑफ अथॉरिटी, प्रभावशाली थी. बट शी वॉज येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन वो काफ़ी काइंड थी, काफ़ी दयालु थी और अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ वाली थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके जो बाल थे वो धीरे धीरे ग्रे मीन्स वाइट हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. और उनका जो फिगर था वो कैसा था? प्लम्प फिगर का मतलब होता है फैट. ओके, वो थोड़ी सी फैटी थी, थोड़ी सी मोटी थी. उनका फिगर थोड़ा सा मोटा सा था. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड.
और ये जो उनका जो फिगर था वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को घर की याद जब आती ना, होम सिक का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने घर को याद करता है, ठीक है, उसे कहते हैं होम सिक। सो कहीं ना कहीं उनका जो फिगर था, प्लम्पी फिगर था, वो इन होम सिक बच्चों को कंफर्ट देने वाला था, जिससे कि वो बच्चे अपने घर को याद ना करें, ठीक है। सो उनका फिगर काफ़ी कंफर्टिंग था, राहत देने वाला था। ओके, आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। नैरेटर कहते हैं कि मैंने मिस बीम से मिलने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस किए उनके टीचिंग मेथड को लेके, विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि काफ़ी सिंपल है। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. So, उन्होंने explain किया, क्या explain किया कि उनकी जो teaching methods हैं वो simple हैं. No more than is needed to help them to learn how to do things. उन्होंने बोला कि उतनी ही पढ़ाई यहाँ पे की जाती है जितनी की ज़रूरत है। नो मोर दैन इज़ नीडेड, उतना ही चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है जितनी की हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। जैसे सिंपल स्पेलिंग्स सही सही लिख पाना, ऐड कर पाना, सब्सट्रैक्ट कर पाना, मल्टीप्लाई कर पाना और लिख पाना। दीज आर द सिंपल थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जितनी की नीड है, जितनी की ज़रूरत है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम, और बाकी की जो पढ़ाई है वो बुक्स को पढ़ कर के सुना के, ठीक है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और बाकी की जो पढ़ाई है वो टीचर जो भी है वो बुक को रीड करके उन्हें सुना के, मतलब स्टोरीज सुनाई जाती है और बच्चे उस टाइम पे शांति से बैठ करके उन स्टोरीज़ को सुनते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और बाकी के जो भी पार्ट हैं वो नहीं पढ़ाए जाते, बाकी के लेसन्स नहीं पढ़ाए जाते। मतलब यहाँ पे उतना ही एजुकेशन दिया जाता है, उतने ही लेसन्स पढ़ाए जाते हैं जितने की हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। लाइक जोड़, घटाना, मल्टीप्लाई, लिख पाना, ठीक है, सही स्पेलिंग्स लिख पाना, दैट्स एनफ। इतनी ही पढ़ाई वहाँ पे कराई जाती है, ऐसा मिस बीम ने नैरेटर को बताया। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? फिर उन्होंने ये बोला कि हमारे स्कूल का जो रियल एम है, इस स्कूल का जो रियल एम है, जो वास्तविक लक्ष्य है, वो थॉट देना नहीं है, विचार देना नहीं है, बल्कि उन बच्चों को थॉटफुल बनाना है, विचारशील बनाना है, ताकि जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ काइंड बिहेव कर सके, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, एक अच्छे नागरिक बने। फिर वो बोलती हैं जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? फिर उन्होंने बोला उस नैरेटिव से कि आप बाहर देखिए, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर देखिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट दी बैक। जब वो विंडो के पास गए, उन्होंने बोला कि मैं विंडो के पास गया, और जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो प्ले ग्राउंड के पीछे एक बहुत बड़ा सा गार्डन था। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने कहा कि आपने क्या देखा? आई सी सम ब्यूटिफुल ग्राउंड्स। नैरेटर ने बोला कि मुझे कुछ ब्यूटीफुल से ग्राउंड्स दिख रहे हैं, मीन्स मुझे एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर सा मैदान दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और फिर उन्होंने बताया कि और काफ़ी ज़्यादा खुश बच्चे, मतलब हैप्पी, जॉली मीन्स हैप्पी, और बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं, मीन्स वहाँ पे उसे ढेर सारे बच्चे दिख रहे थे जो काफ़ी खुश थे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल अ हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। फिर उन्होंने ये भी बोला कि बट इन बच्चों को देख के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं दे आर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, वो बेचारे हेल्दी नहीं हैं, नॉर्मल और ऑर्डिनरी बच्चों की तरह नहीं हैं, और एक्टिव नहीं, एंड एक्टिव लुकिंग।
ना ही वो एक्टिव लुकिंग है, ना ही चुस्त है और ना ही पूरी तरह से हेल्दी है, स्वस्थ है। ये देख के मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, दुख हो रहा है। When I came in, जब उन बच्चों को देखने के बाद, गार्डन देखने के बाद मैं जब रूम में वापस आया, I saw one poor little girl being led about. Okay, यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ स्कूल में आया तो मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा जिसे एक बॉय लीड कर रहा था, आगे ले जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद द आइज़, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं देख सकता हूँ कि उस तरह के 2 और बच्चे हैं जिन्हें आई साइट की प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकते। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैंने एक बच्ची को देखा, एक गर्ल को देखा जो क्रच मतलब होता है बैसाखी, जो बैसाखी के सहारे से खड़ी है और बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही है। बैसाखी इट मीन्स दैट गर्ल वॉज अनेबल टू वॉक। हमें बैसाखी या क्रच की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर सकते, तो उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। ये देख कर के नैरेटर को बहुत दुख होता है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। यहाँ पे वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो चल नहीं सकती, वो अपंग है, क्रिपल है। मिस बीम लाफ्ड, इतना सुन के मिस बीम हंसने लगती हैं। ओ नो, शी सेड, उन्होंने बोला ओ नो, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिस बीम ने कहा अरे नहीं, वो सच में लेम नहीं है। लेम का मतलब होता है हु इज़ अनेबल टू वॉक, जो चल फिर ना सके, ठीक है। सो वो बोलती कि वो सच में लेम नहीं है, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये तो उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और बाकी के जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड नहीं हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो तो उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। वो फिर से हंसने लगी क्योंकि नैरेटर जो था वो पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था, वो शॉक्ड हो चुका था, आश्चर्यचकित हो चुका था ये सुन करके, और मिस बीम फिर से हंसने लगती हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। सो अब मिस बीम बताती हैं कि ये जो सिस्टम है, लेम डे, ब्लाइंड डे, ओके, डीफ डे, डम डे, ये जो डेज़ हैं, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल के सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करना और मिसफॉर्च्यून को अंडरस्टैंड करना सिखाता है। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, बैड लक। सो किसी की लाइफ में कभी भी कोई बुरी सिचुएशन आ सकती है, बैड लक आ सकता है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ मिस बीम कहती है कि हम अपने बच्चों को दुर्भाग्य को अप्रिशिएट करना, उसको समझना और अंडरस्टैंड करना, ठीक है, सिखाते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उन्हें मिसफॉर्च्यून में भी जीना सिखाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते हैं। अगर किसी का बैड लक उसके साथ है, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो किस तरह से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मिसफॉर्च्यून को शेयर करना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। फिर वो बता रही हैं कि हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक डे ब्लाइंड डे होता है, नेक्स्ट डे लेम डे, देन डीफ डे, देन इंजर्ड डे एंड डम डे। मीन्स हर एक बच्चे को इस डे पे सेम एक्ट करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप। फिर मिस बीम कहती हैं कि ब्लाइंड डे के दौरान बच्चों को अपने आइज़ को टोटली कवर कर लेना पड़ता है, बैंडेज से ढक लेना पड़ता है, पट्टी लगाने ही पड़ती है, और ये उनका ऑनर है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ऑन देयर ऑनर का मतलब होता है कि खुद से उन्हें प्रॉमिस करना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि हैव प्रॉमिस। वो खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो पीप नहीं करेंगे। पीप करने का मतलब होता है बाहर देखना, जैसे होता है ना हम लोग अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं बट इधर उधर से पीप करते रहते हैं, चीट करते हैं। जो लोग चोरी करते, चीट करते हैं, वो क्या करेंगे, वो चुपके से झांकेंगे, पीप करेंगे। बट ये बच्चे खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वो चीट नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं देखेंगे, अपनी आंखों को एब्सोल्युटली पूरी तरह से ढक के रखेंगे जिससे उन्हें बाहर दिखाई ना दे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड,
और ये जो जिस दिन ब्लाइंड डे होता है वो एक रात पहले ही वो अपनी आँखों को बैंडेज कर लेते, जिससे कि जब वो मॉर्निंग में उठे तो वो कुछ देख ना सके। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। बाकी चिल्ड्रन को, बाकी बच्चों को उन ब्लाइंड डे फॉलो करने वाले बच्चों की हेल्प करनी होती है। उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो उनकी हेल्प करेंगे एंड लीडिंग देम आउट, और उन्हें लीड करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस तरह से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। वो ब्लाइंड भी बहुत कुछ सीखता है जो ब्लाइंड डे फॉलो कर रहा है, और जो हेल्प कर रहा है उसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यूड। फिर वो बोलती हैं कि देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। इस स्केल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, डिफ़िकल्टी नहीं होती है। माइजरी मीन्स डिफ़िकल्टी। वो फिर कंटिन्यू करती है दैट एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। वो बोलती हैं कि ये बहुत ही काइंड एक्ट है, दूसरों की हेल्प करना, और यहाँ पे सब लोग एक गेम की तरह इसको खेलते हैं। Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और before the day is over, जब दिन बीतता है, ब्लाइंड डे, डीफ डे, डम डे जब ओवर होता है उन बच्चों का, सो जो सबसे थॉटलेस या केयरलेस बच्चा होता है वो भी डे के एंड में मिसफॉर्च्यून को रियलाइज़ कर लेता है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अगर ब्लाइंड डे है, वो देख नहीं सकता, पूरे दिन उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो जो थॉटलेस केयरलेस बच्चा है वो भी उस दुर्भाग्य को, जिसकी आंखें नहीं होती हैं, उसकी प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर लेता है एट द एंड ऑफ द डे। द ब्लाइंड डे ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। यहाँ मिस बीन कह रही हैं कि जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सच में जो ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन बच्चे देख नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। बट मिस बीन कहती हैं कि कुछ बच्चों का कहना ये है कि उनके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है टू बीइंग अ डम। डम का मतलब होता है वो हु इज़ नॉट एबल टू स्पीक, गूंगा, ठीक है। सो मिस बीन कहती हैं बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि जिस दिन वो बोल नहीं सकते, डम डे जो होता है उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their will power. उन बच्चों का ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि ब्लाइंड डे के दिन तो आँखों पे बैंडेज बन जाते हैं, पट्टियाँ बन जाती हैं, सो वो चाह के भी नहीं देख सकते। बट डम डे के दिन माउथ को तो बैंडेज नहीं किया जा सकता, मुंह को तो पट्टी नहीं बांधी जा सकती, सो उन्हें अपने विल पावर के थ्रू खुद को कंट्रोल करना पड़ता है बोलने से। वो नहीं बोल सकते हैं, सो इसीलिए उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो बोलती हैं नैरेटर से कि चलिए मेरे साथ गार्डन में और बच्चों से बात करिए और ख़ुद पूछिए कि बच्चे ऐसा इन सब चीज़ों को लेके क्या फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम नैरेटर को एक बैंडेज गर्ल के पास लेके जाती हैं। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. Miss Beam नैरेटर को उस गर्ल के पास, उस बैंडेज्ड गर्ल के पास लेके जाती हैं जिसका ब्लाइंड डे था, और उससे जाके कहती हैं कि तुम्हारे पास एक जेंटलमैन आए हैं जो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। नैरेटर उस गर्ल से पूछता है कि क्या तुम कभी भी बाहर नहीं देखती, बाहर नहीं झाँकती हो? लुक आउट, पीप मीन्स टू लुक आउट। क्या तुम कभी भी बाहर नहीं देखती हो इन योर ब्लाइंड डे के दौरान? फेयरली बट दे सॉरी ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। वो गर्ल कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन फिर वो क्या कहती है? पहले तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि ये तो धोखा देना हो गया, चीट करना हो गया। फिर वो क्या बोलती है, पर मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंधा होना, ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतना ज़्यादा ऑफुल होता है। ऑफुल मीन्स बैड, बहुत बुरा होता है। मीन्स कहीं ना कहीं उस गर्ल ने उस मिसफॉर्च्यून को रियलाइज़ कर लिया था। सो वो गर्ल
नैरेटर से कहती है कि मैं चीट नहीं करती, लेकिन मुझे पहले ये पता नहीं था कि अंधा होना, ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है, इतना ऑफुल होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें हर पल ये महसूस होता है, ये फील होता है कि तुम अगले मोमेंट किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। ब्लाइंड होने के बाद चुपचाप बैठने में बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत सुखद होता है, बहुत ही रिलीफ होता है जब हम बैठ जाते हैं, जब हम ब्लाइंड होते हैं, क्योंकि हर पल हर मोमेंट ये डर लगा रहता है कि कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाएं, कोई चीज़ हमें हर्ट ना कर दे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। नैरेटर ने उस ब्लाइंड गर्ल से पूछा कि क्या तुम्हारा हेल्पर तुम्हारी हेल्प करता है। ओके सॉरी, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो हेल्पर है वो तुम्हारे प्रति काइंड है, दयालु है। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो बोलती है कि हाँ, काफ़ी हद तक फेयरली वो काइंड है, बट उतना नहीं है जितना जब मेरा टर्न होता है हेल्पर बनने का, मैं होती हूँ। मीन्स ये गर्ल कह रही है कि मैं ज़्यादा केयरफुल हूँ, ज़्यादा काइंड हूँ कंपेयरिंग टू हर हेल्पर। उस दिन उस गर्ल का जो हेल्पर बना था उससे ज़्यादा काइंड वो खुद को बताती है। Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. So what she said that जब किसी का ब्लाइंड डे का टर्न आ जाता है, उसके बाद जब कोई हेल्पर बनता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका होता है कि ब्लाइंड होना कैसा होता है, राइट। अगर हम ब्लाइंड हो चुके हैं, नेक्स्ट डे अगर हम हेल्पर बन रहे हैं तो हम ज़्यादा केयरफुल रहेंगे उस ब्लाइंड के लिए, ठीक है। सो यहाँ वो कह रही है कि जो ऑलरेडी ब्लाइंड डे कर चुके हैं या ब्लाइंड डे का एक्ट कर चुके हैं, वो ज़्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली गैस्टली, गैस्टली मीन्स होता है हॉरिबल, भयानक। वो कहती है कि इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी। वो कहती है कि ये बहुत ही भयानक होता है जब हम कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं, बहुत भयानक होता है, क्योंकि हर वक्त एक डर लगा रहता है मन में। आई विश वी हैड ट्राई। वो फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको ट्राई करें, आप भी इसको आजमाएं कि ब्लाइंड होना कैसा होता है। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। फिर नैरेटर ने उस गर्ल से पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर के चलूँ। ओह येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो गर्ल कहती है हाँ, चलिए थोड़ी सैर कर लेते हैं, लिटिल वॉक कर लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। फिर वो कहती कि सिर्फ आप ही मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, आप ही को मुझे बताना होगा, क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो गर्ल कहती है कि आज का दिन जब पूरा होगा, ओवर होगा, तो मैं बहुत ग्लैड हो जाऊँगी, बहुत खुश हो जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। फिर वो कहती है कि बाकी के जो डेज़ हैं, लाइक डम डे, डीफ डे, लेम डे, वो कहती वो सारे डेज़ हाफ बैड हैं कंपेयरिंग टू द ब्लाइंड डे। मतलब इस गर्ल के लिए ब्लाइंड डे बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, बाकी के डेज़ तो फिर भी आज के कंपैरिजन में कम ख़राब होते हैं। सो वो कंपेयर कर रही है बाकी के डेज़ को ब्लाइंड डे से। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. वो कहती है कि एक लेग को टाई करके, एक पैर को बांध के, क्रच की, बैसाखी की हेल्प से हॉप करना। हॉप का मतलब होता है उछलना, उछल के चलना, जंप करके चलना। सो जंप करके चलना उसके लिए फ़न जैसा लगता है, उसे मज़ा आता है उस गर्ल को। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and that's like things like that. फिर वो कहती है कि जिस दिन हमें अपने आर्म्स को टाई करना होता है, अपने हाथों को बांधना होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयरिंग टू द लेम डे। पैरों को बांधने से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हाथों को बांध के रखना, क्योंकि हाथों को बांधने के बाद आप खा नहीं सकते बिना हेल्प के, बिना किसी के हेल्प के। I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much.
फिर वो कहती है कि जिस दिन मुझे डीफ होना पड़ता है, डीफ का मतलब होता है बहरा होना, जो सुन ना पा सके, जो सुन ना सके। फिर वो क्या कहती है कि आई डोंट थिंक आई विल माइंड, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहरा होना मुझे बुरा नहीं लगेगा, जिस दिन मैं सुन नहीं सकूँगी उस दिन मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। मतलब वो कह रही है कि बाकी के जो डेज़ हैं वो तो फिर भी ठीक हैं, बट ब्लाइंड डे बहुत फ्राइटनिंग होता है, बहुत डरावना होता है, बहुत हॉरिबल होता है। माई हेड एक्ट्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वो कह रही है कि हर वक्त मेरे सर पे एक दर्द बना रहता है, क्योंकि मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि अब मुझे चोट लग सकती है, मुझे कभी भी चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ? फिर वो पूछती है कि हम लोग कहाँ पहुँच गए। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, नैरेटर कहता है कि हम प्ले ग्राउंड में पहुँच गए हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ हाउस। फिर नैरेटर बताता है उस गर्ल को कि हम हाउस की तरफ चल रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो एक बच्ची के साथ, एक गर्ल के साथ, एक लंबी से गर्ल के साथ इधर उधर घूम रही हैं, इधर उधर वॉक कर रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग? वो क्या कह रही हैं कि वो जो मिस बीम है, एक टॉल गर्ल, एक लंबी सी गर्ल के साथ इधर उधर वॉक कर रही हैं, इधर उधर टहल रही हैं। फिर वो गर्ल पूछती है, वो ब्लाइंड गर्ल पूछती है नैरेटर से कि उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है। तो वो बताते हैं दैट नैरेटर कहता है व्हाट इज़ द ये जो यंग गर्ल है, जो ब्लाइंड गर्ल है, उससे नैरेटर अपनी लिटिल फ्रेंड कह के यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। या इट इज़ रिटन व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल गर्ल आस्क्ड, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, सो यहाँ पे नैरेटर जो हैं उस ब्लाइंड गर्ल को अपनी लिटिल फ्रेंड कह के एड्रेस कर रहे हैं। सो वो बोलते हैं कि उस लिटिल गर्ल ने, उस लिटिल फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है। सो यहाँ नैरेटर रिप्लाई करते हैं अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड पिंक ब्लाउज। वो बोलते हैं कि उसने ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर? ये ब्लाइंड गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि वो मिली है, उसके बालों का कलर क्या है? वेरी लाइट, आई सेड, उसने बोला, नैरेटर ने बोला कि उसके बालों का कलर हल्का है, लाइट कलर के हैं उसके हेयर। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। ये ब्लाइंड गर्ल कहती है कि हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर यहाँ नैरेटर कहते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी है जो गुलाबों को, जो रोजेस को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये ब्लाइंड गर्ल नैरेटर को बताती है कि हाँ वो पीटर है और उनकी जो एज है वो अबाउट 100 है, वो 100 ईयर्स के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। फिर यहाँ पे नैरेटर कहता है कि यहाँ एक गर्ल आ रही है, एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर हैं, घुंघराले रेड कलर के बाल हैं और वो क्रचेस पे चल रही है, बैसाखी की हेल्प से चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड। वो ब्लाइंड गर्ल कहती है कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन। और इस तरह से नैरेटर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके इस ब्लाइंड गर्ल को एक्सप्लेन करते रहे और वो सुन के उन्हें बताती रही। इस तरह से वो लोग वॉक करते रहे और बातें करते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब ग्रेजुअली, धीरे धीरे नैरेटर ने ये डिस्कवर कर लिया था, ये जान लिया था, ये समझ लिया था कि अब दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट, कि क्या जान लिया था धीरे धीरे कि यहाँ पे नैरेटर जो हैं वो 10 times ज़्यादा थॉटफुल हो गए हैं, विचारशील हो गए हैं। पहले वो इतने ज़्यादा थॉटफुल नहीं थे, लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, बट अब यहाँ स्कूल में आने के बाद वो 10 times ज़्यादा सोचने लग गए हैं, थॉटफुल हो गए हैं लोगों को लेकर के।
I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. फिर यहाँ पे राइटर और नैरेटर क्या कह रहे हैं कि मैंने ये फील किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मुझे चांस मिले कि मैं लोगों को और चीज़ों को किसी दूसरे को एक्सप्लेन करूँ, वर्णन करूँ उसका, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब मैं, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब वो उस ब्लाइंड गर्ल को चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. सो उन्होंने इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया, डिस्कवर किया. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो. जब फाइनली नैरेटर स्कूल से जाने लगे तो उन्होंने मिस बीम से कहा कि उन्हें वहाँ से जाते हुए बहुत बुरा फील हो रहा है, दुख हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है. मीन्स उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा और वो वहाँ से नहीं जाना चाहते थे. शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. ये सुन कर के मिस बीम कहती हैं कि अच्छा, तो आप मानते हैं कि मेरी जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरी जो भी सिस्टम है, मेरा जो मेथड है पढ़ाई का, वो कुछ डिफरेंट है. आफ्टर ऑल वो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है. सो फाइनली यहाँ पे नैरेटर ने ये एक्सेप्ट किया दैट येस, दिस स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स. द मेथड ऑफ education, the method of to teach the student is different from the other students. क्योंकि ये जो मिसफॉर्च्यून होता है, बैड लक होता है, वो किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है. सो हम सबको थॉटफुल होना चाहिए जैसे इस स्कूल में बच्चों को बनाया गया. ओके, थैंक यू क्लास.